नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त है सुनो यूपी का। उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल के जिलों में मासूम बच्चों की जान लेने वाली बीमारी इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप अब योगी सरकार के उठाए कदमों से लगातार कम होता जा रहा है और इस बीमारी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छेड़ी मुहिम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आज आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने यूपी में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उठाए गए कदमों का असर अब दिखने लगा है। पूर्वांचल में दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों की तादाद में बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी। भारत की संसद में भी उसकी चर्चा होती थी। एक बार तो इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत रो पड़े थे उन बच्चों की मरने की स्थिति देख करके। लेकिन जब से वो वहां मुख्यमंत्री बने उन्होंने एक प्रकार से फोकस एक्टिविटी की, पूरी तरह जोर लगाया। आज हमें बहुत आशास्पद परिणाम मिल रहे हैं। हमने दिमागी बुखार को फैलने से रोकने पर जोर दिया, इलाज की सुविधाएं बढ़ाई, तो इसका अब असर भी देख रहा है। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में किसानों और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों के बीच झड़प के बाद सियासत तेज हो गई है। संजीव बालियान का कहना है कि जो नारेबाजी कर रहे थे वो रालोद समर्थक थे। फिलहाल दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। संजीव बालियान का कहना है कि रालोद राजनीति कर रही है, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग किसान आंदोलन के पीछे बहुत कुछ करने की कोशिश में हैं। दरअसल संजीव बालियान सोरम गांव में एक शोक सभा में पहुंचे थे। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद संजीव बालियान के समर्थकों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच लाठी डंडे से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। तो आपको बता दें कि संजीव बालियान के समर्थकों और कुछ और लोगों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद संजीव बालियान का ये कहना है कि वो रालोद समर्थक थे जो संजीव बालियान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसीलिए वहां पर हालात बिगड़े। अब दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा जब मैं एक 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना बनाए। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई आगे भी होगी। चुनाव वे लोग पहले भी लड़े आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे। वो घटना मुजफ्फरनगर की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की, जनता के बीच में कभी नहीं की। उधर बस्ती पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संजीव बालियान के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। जयंत चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में गांव के लोगों के साथ भाजपा के लोगों ने ही बदतमीजी की है। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के नेता अगर अहंकार रवैये के साथ जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ मारपीट करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। संजीव बालियान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसान ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया है, केवल किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाने पर मंत्री के लोग भड़क गए और मारपीट की नौबत आ गई। देखिए, बदतमीजी की गई, गांव के लोगों के साथ की गई है। गांव में आप जाते हो, देखो गांव में विरोध तो हो ही रहा है। मैंने भी मुजफ्फरनगर की पंचायत में कहा था कि बीजेपी के नेताओं को आप बुलाओ, बैठ के उनसे पूछो इस मुद्दे पर आप हमारे साथ क्यों नहीं, किसान का पक्ष क्यों नहीं रख रहे, सरकार में क्यों नहीं रख रहे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही तो इस सरकार के साथ क्यों। तो ये सवाल जवाब करना हर नागरिक का हक होता है। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा में महापंचायत के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंची। इस दौरान प्रियंका ने विधि विधान के साथ बांके बिहारी की पूजा पाठ की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने विजिटर बुक में भी अपना नाम लिखा।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि आज मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंची थी, वो फिर वृंदावन गई और बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेका, वहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर विजिटर बुक में अपना नाम भी दर्ज किया। देखिए, मेरी मेहनत जो है वो जनता की आवाज को उठाने के लिए है। किसान आज प्रताड़ित है, दुखी है, सड़क पर आ गया है, 90 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है। उसकी आवाज उठाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जहाँ दुख होता है, जहाँ पीड़ा होती है, मैं जाती हूँ कि मैं दिल से जाती हूँ। तो अगर इसका कोई अच्छा नतीजा आए, राजनीतिक नतीजा, तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। रेलवे के ई टिकट बुकिंग सिस्टम को हैक करके करोड़ों रुपए की जालसाजी करने के आरोपी हामिद अशरफ को आज बस्ती पुलिस और रेलवे पुलिस फोर्स की टीम ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। हामिद अशरफ दुबई से बेंगलुरु लौटा था और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे बस्ती लाया गया। हामिद पर रेलवे के ई टिकट की कालाबाजारी के अलावा टेरर फंडिंग और बम धमाके का भी आरोप है। हामिद पर कई राज्यों में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। तभी से कई सुरक्षा एजेंसियों को हामिद की तलाश थी और उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। हामिद के पास से पुलिस ने 1.5 लाख रुपयों के अलावा विदेशी करेंसी, आईफोन, पासपोर्ट, दुबई का रेजिडेंट वीजा भी बरामद किया है। अब तक की पूछताछ में कई राज्यों में हामिद अशरफ की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और बस्ती पुलिस अब हामिद से गहन पूछताछ में जुट गई। ये जानकारी मिली थी कि एक ऐसा एक गैंग यहाँ पे बस्ती में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर बना के और IRCTC की जो साइट है उसमें थोड़ा चेंज करके और इनके द्वारा बल्क में जो टिकट है वो तत्काल टिकट बुक किए जा रहे थे। और इसके अलावा सेंट्रलाइज तरीके से कई जगह इन पर मुकदमे पंजीकृत हुए थे, उसमें हामिद का नाम आया था। इसी पे अभी इनकी जानकारी मिली थी कि ये बेंगलोर में है, 16 तारीख में उतरे हैं और वहाँ से इनको जो इमिग्रेशन में इनको पकड़ा गया था। तब जानकारी मिलने पर हमारी टीम यहाँ से RPF की टीम और हमारे थाना हरैया की टीम गई और 17 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे इनको यहाँ बस्ती में लाया गया है और अब इनको गोंडा जेल में भेजा जा रहा है। और सतीश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता बस्ती से जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या अपडेट है आपके पास? आगे अब पुलिस और क्या कार्रवाई कर रही है? रिमांड पे लेने की पुलिस बात कर रही है और पिछले 4 साल से ये देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था और इसी को लेकर जब बस्ती पुलिस और RPF की पुलिस ने उसके वीजा वापसी को लेकर दबाव बनाया, तब जाके वो दुबई से बेंगलोर चुपके से लौट रहा था। तभी RPF की टीम, बस्ती पुलिस की टीम, दोनों टीम बेंगलोर एयरपोर्ट से उसको गिरफ्तार की है और काफी दिनों से ये फरार था और काफी बड़ा चूना भी रेलवे को लगा चुका है, क्योंकि दुबई में बैठ के अपना नेटवर्क चला रहा था। तो बस्ती पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी और गिरफ्तार हो चुका है और सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। और आज यूपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। DGCA ने यूपी के कुशीनगर में तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये देश का 87वां नागरिक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट की वजह से इलाके में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के जरिए गौतम बुद्ध में आस्था रखने वाले दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं को कुशीनगर आना अब आसान हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि न सिर्फ कुशीनगर का पर्यटन इससे और भी ज्यादा विकसित होगा, बल्कि जो लोग आना चाहते हैं कुशीनगर, अब उन्हें भी आवाजाही में आसानी होगी। बात करेंगे तांडव वेब सीरीज की। जी हां, विवादित दृश्यों और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले डायलॉग्स के आरोप से घिरी वेब सीरीज तांडव के मामले में आज OTT प्लेटफॉर्म यानी अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित पूछताछ के लिए लखनऊ पहुंची, जहां हजरतगंज कोतवाली में उनसे 4 घंटे लंबी पूछताछ की गई। 18 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत दूसरी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया था, उसमें तांडव अपर्णा पुरोहित के साथ वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर और राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि आज हुई पूछताछ के बाद अपर्णा पुरोहित ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया।
तो आपको बता दें, तांडव में दिखाए गए दृश्यों को लेकर काफी विवाद हुआ और सवाल खड़े होने लगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आखिर ऐसा कंटेंट क्यों परोसा जा रहा है और अमेजन प्राइम के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर अब लखनऊ पुलिस ने कदम उठाए तो उनकी इंडिया हेड आज लखनऊ पहुंची पूछताछ के लिए। अमरोहा में 52 खेड़ी हत्याकांड के दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। जिला कोर्ट ने अभियोजन से कातिल शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन शबनम के वकील की ओर से राज्यपाल को दया याचिका कर दी गई है। फिर से दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी है। दरअसल शबनम की फांसी को लेकर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। पहले ही माना जा रहा था कि जिला जज की अदालत में शबनम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर इस रिपोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं पाई गई तो शबनम की फांसी की तारीख तय की जा सकती है। लेकिन शबनम के वकील ने कुछ दिन पहले फिर से दया याचिका के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जिला जेल रामपुर प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा था। जज सुनवाई में इसी का जिक्र आया, जिसके कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी। इस बात में इसलिए तिथि निर्धारित थी कि इनके द्वारा कोई दया याचिका या कोई अपील किसी न्यायिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर लंबित तो नहीं है। तो इसी बीच पता चला है कि इन्होंने एक पुनः दया याचिका माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवाई है, जो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को जाएगी। ये रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी। इतना इसमें अभी तक है कि उन्होंने पुनः दया याचिका दाखिल की है। और अब आइए आपको बताते हैं कि 52 खेड़ी कांड क्या है, जिसको लेकर शबनम को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। दरअसल शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिजनों का कत्ल किया था और एक के बाद एक 7 परिजनों का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। 14-15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात को इस वारदात को अंजाम दिया था शबनम ने। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी को बरकरार रखा था। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया था। देश के करीब 6 राज्यों में कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर तरीके से लड़ाई लड़ी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना फिर से खतरा ना बन सके, इसके लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के मसले पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दो टूक कहा कि प्रदेश में जितनी टेस्टिंग पहले हो रही थी उतनी ही टेस्टिंग अब भी जारी है। यही नहीं, अब यूपी में बाहर से आने वालों की टेस्टिंग में भी तेजी लाई जाएगी। जयप्रताप सिंह ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में जो मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए जितने आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उसका 10% जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोरोना का दूसरा स्ट्रेन तो नहीं आ रहा। जयप्रताप ने कहा कि दूसरे राज्यों में कोरोना के मामले इसलिए बढ़े क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया। अभी जितना टेस्टिंग हम पहले से कर रहे थे, हम 1,25,000 टेस्टिंग प्रतिदिन अभी भी कर रहे हैं। उसमें हमारा आरटीपीसीआर और एंटीजन ट्रूनेट सब मिला के ये कर रहे हैं। उसके साथ हमने ये ज़रूर कर दिया है कि जो आरटीपीसीआर के हमारे टेस्टिंग है उसमें 10% अलग निकाल के हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे हमको ये पता चलेगा कि बाई चांस कहीं दूसरा स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है। हमने अपना टेस्टिंग कम नहीं किया है। हम 1,25,000 1,30,000 हमारी व्यवस्था इतनी है और हम अपने L2 और L3 की व्यवस्था भी हमने बरकरार बना रखा है कि कहीं से भी कोई केस आएगा तो मेरे पास पूरी व्यवस्था आज भी पूरी है। वहाँ पर हम उसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,588 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से करीब 90% मामले सिर्फ 6 प्रदेशों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जहां ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां फिर से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। वैसे भारत में रिकवरी रेट 97.22% है, जबकि मृत्यु दर अब सिर्फ 1.42% है। बात करें देश में कोरोना के पॉजिटिव केस की तो ये 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं देश में अब तक 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन अब लग चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।